हालात हम देख रहे हैं जिस तरह से यूएस, वेनेजुएला और फिर ग्रीनलैंड कि हम जहां एक वैश्विक, एक वर्ल्ड, एक ग्लोबल विलेज की बात कर रहे थे और वहां हम आपस में एक दूसरे को देखते हुए नहीं सुहा रहे हैं, एक दूसरे को मारने पर उतारू हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जो राजनीति है, तरफ टेक ब्रो और उनकी सारी दुनिया में आर्थिक कंट्रोल, आर्थिक नियंत्रण लाने की चाहत, और दूसरी रिलीजन का जो इन्फ्लुएंस है वो पुतिन ने जो यूक्रेन पे हमला किया है उसके पीछे भी एक कहानी है जो हमारे अखबार मीडिया छापती नहीं है। 2013 में अचानक एक चीज हुई। अगर युद्ध के इस दुनिया को देखा जा सके, कुछ नंबर देता हूँ। दुनिया में 193 देश हैं, 123 लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने परमाणु अस्त्र को इनकार कर दिया बिल्कुल। तो यानी कि 193 जो देश है उसमें से 150 देशों को युद्ध नहीं चाहिए। एआई का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहेगा आगे जो युद्ध होंगे। युद्ध में तो रहेगा, दहशतवाद में भी रहेंगे। हम देखते हैं कि एआई यानी चैट जीपीटी, ग्रॉक या वो जेमिनी वगैरह, एआई में तो ये बिल्कुल छोटी चीज है। एडवांस्ड एआई जो है अल्फा फोल्ड 3, एआई कल को इस तरह की स्थिति भी बना देगा कि आदमी एज्ड ही नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति की मौत ही ना हो। नमस्कार, खास पेशकश में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह खास मेहमान इस बार जो हैं, आपके बहुत सारे जो सवाल हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर हैं, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर हैं, और एक और बड़ी चीज, जिस तरह का सिनेरियो पूरी दुनिया में आज बना हुआ है, उनके विचार बड़े महत्व रखते हैं, बड़ा आपको एक इंसाइट देंगे। जी हाँ, लेखक, चिंतक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, जिनके विचारों को, जिनके आइडियाज को पूरा देश नहीं पूरी दुनिया मानती है, संदीप वासलेकर जी। सर स्वागत है। नमस्ते। पहला सवाल यही है सर, बहुत सारे, क्योंकि अभी जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, हमने देखा कि यूक्रेन रशिया के बाद फिर इजराइल फिलिस्तीन और फिर इंडिया पाकिस्तान, और अब हालात हम देख रहे हैं जिस तरह से यूएस, वेनेजुएला और फिर ग्रीनलैंड, इस तरह की स्थिति बनी हुई है पूरी दुनिया में। इस पर मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि हम जहां एक वैश्विक, एक वर्ल्ड, एक ग्लोबल विलेज की बात कर रहे थे और वहाँ हम आपस में एक दूसरे को देखते हुए नहीं सुहा रहे हैं, एक दूसरे को मारने पर उतारू हैं। आप ऐसी स्थिति को कैसे देखते हैं? नमस्ते सोलंकी जी, पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई आपसे एक बात करने में। मैं पहली बार हिंदी दर्शकों के सामने आ रहा हूँ। अब चलिए, ये हमारे लिए आज की बात है। 65 देशों में मैं गया हूँ, लेकिन हिंदी के दर्शकों के सामने में पहली बार आया हूँ, तो धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। देखिए, आज जो हो रहा है दुनिया में, तो उसमें बहुत ही सारे एक अहम मुद्दे हैं, लेकिन मैं एक जो चीज़ है जो हमारे भारत के लोगों को उससे परिचित नहीं है, वो मैं पहले आपको बताता हूँ, बाद में हम बाकी की चीज़ें देखेंगे। जैसे आप अमेरिका के एक अध्यक्ष है डोनाल्ड ट्रंप जी, बहुत लोगों का ऐसा लगता है, हमारे दर्शकों को, वाचकों को, इतना ही नहीं तो अधिकारियों को भी ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप सुबह उठते हैं, कुछ नया सोचते हैं, इसके ऊपर हमला करो, उसके ऊपर हमला करो, तो ये कोई एक्सेंट्रिक आदमी होगा। ये बात ऐसी नहीं है, बिल्कुल ऐसी नहीं है। मुझे वो उनकी राजनीति कैसी चलती है मैंने नज़दीक से देखी है जी। तो डोनाल्ड ट्रंप, इनके पीछे एक बहुत बड़ा ऐसा एक ग्रुप है, और उनको टेक ब्रो कहते हैं अमेरिका में, और ये दुनिया के सबसे रईस ऐसे लोग हैं। और जो नया तंत्रज्ञान आ रहा है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी, ये जो अवकाश की वो सब उनके हाथों में है, यानी कि उनका उसके ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। और वो इन्फ्लुएंस उनको जो है, वो उनको सारी दुनिया में जो कोई रिसोर्सेस हैं, जो कई खनिजें हैं, वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो हार्डवेयर है करने के लगते, उसके ऊपर उनको कंट्रोल करना है। तो एक तो ये जो रईस टेक ब्रो हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप उनकी पॉलिसीज बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं जी। दूसरी कि डोनाल्ड ट्रंप उनकी जो उनका जो बेस है उसको मागा कहते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ये जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो है, वो एक ईसाई धर्म का एक पंथ है, उसके इन्फ्लुएंस के अंदर है वो। तो ये बहुत ही रिलीजियस फोर्स है जो हमारे लोगों को इतना मालूम नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो राजनीति है, तो वो एक तरफ टेक ब्रो और उनकी आर्थिक
सारी दुनिया में आर्थिक कंट्रोल, आर्थिक नियंत्रण लाने की चाहत, और दूसरी रिलीजन का जो इन्फ्लुएंस है वो, इन दोनों हिसाब से उनका सारा कारोबार चलता है। और बहुत सारे ऐसे कुछ लोग हैं, वो उनकी नीतियाँ बनाते हैं। उनके जो पहले सहायक थे वो आज सब व्हाइट हाउस में बैठे हैं और वो उनके सारे नीतियाँ बनाते हैं। तो इसी में अब तक क्या होता था कि देशों देशों में जो संबंध है, जो हमारे भी परराष्ट्र मंत्रालय होता है, हर एक देश का परराष्ट्र मंत्रालय होता है, वहाँ डिप्लोमेट्स होते हैं, डिप्लोमेट्स के ऊपर पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं और मिलिट्री लीडर्स होते हैं। तो आज तक ऐसा होता था कि जो राजकीय नेता हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, जो मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स होती है, जो मिलिट्री के जो नेता हैं, वो सब मिला के पॉलिसी बनाते थे, तो नीतियाँ बनाते थे। लेकिन अब ट्रम्प के बारे में ये अलग बात है, ये इन लोगों का कोई हाथ नहीं है ज़्यादा, उनका परराष्ट्र मंत्रालय का तो कुछ नहीं चलता, यानी कि परराष्ट्र मंत्री का चलता है, लेकिन परराष्ट्र मंत्री भी यही ग्रुप से हैं जो मार्को रूबियो है। तो ये एक बात है। दूसरी बात, जो रशिया के जो प्रधान राष्ट्रपति पुतिन, उनके भी कोई फिलोसॉफिकल एडवाइजर है, उनका नाम है अलेक्जेंडर डुगिन। ओह माय गॉड। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के एक फिलोसॉफिकल एडवाइजर है, उनका नाम है पीटर थिल। गुरु यानी कि हम हिंदी में उनको गुरु कहेंगे। ट्रम्प ये पुतिन के गुरु हैं अलेक्जेंडर डुगिन। तो ये जो नेता है वो उनके गुरु के हिसाब से चलाते हैं सब। और हम लोग सोचते हैं कि हम ऐसी डिप्लोमेसी करेंगे, ऐसे रणनीति करेंगे, ये कुछ नहीं चलेगा उनके सामने, उनका अलग ही ये है। तो इसलिए वो सोचते हैं कि उनको कोई ऑयल चाहिए तो वो वेनेजुएला पे हमला करेंगे, उनको ग्रीनलैंड के ऊपर बहुत कंट्रोल चाहिए, क्योंकि ग्रीनलैंड में उनको एआई के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, जो रॉ मटेरियल लगता है, वो ग्रीनलैंड में बहुत है। इसलिए वो नहीं सोचते कि अब तक यूरोप की दोस्ती थी पिछले 200 साल 300 साल, अभी उनको वो चाहिए, वो ग्रीनलैंड के ऊपर जरूर हमला करेंगे। हमला नहीं करेंगे, नहीं तो उनके ऊपर प्रेशर डाल के कुछ भी करके कंट्रोल लाएंगे। तो अभी पुतिन ने जो यूक्रेन पे हमला किया है, उसके पीछे भी एक कहानी है जो हमारे अखबार मीडिया छापती नहीं है। तो उन्होंने 1994 यानी कि 94 से 2010-12 तक रशिया के और यूक्रेन के संबंध बहुत अच्छे थे जी। उसे में कोई किसी का यूक्रेन ना पुतिन के लिए कुछ करता था, उनके खिलाफ में कोई करता था, रशिया भी कुछ उनके खिलाफ कुछ नहीं करते थे। लेकिन बाद में 2013 में एक अचानक एक चीज हो गई, एक बात हो गई। 2013 के लगभग सितंबर के दरमियान अमेरिका ने उनके जो राजदूत थे कीव में, यूक्रेन के राजधानी में, वो बदल दिए और एक नए राजदूत आ गए। और ऐसे नए राजदूत आ गए कि उसके बाद अचानक, यानी कि क्या बोलते हैं, जादू का ये चमत्कार होने लगे। अचानक जो कीव में जो तब के राष्ट्रपति थे, उनके खिलाफ निदर्शन, एक सैबोटाज, ये सब चीज़ें होने लगी और उनको भगा दिया 2014 में। तो पुतिन उसके बाद बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने 14 में हमला करके क्रीमिया पे अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद दोनों की बातचीत चल रही थी, कीव की और यानी कि यूक्रेन की और रशिया की, और उनमें करार भी हुआ था, उसको मिन्स्क करार बोलते हैं जी। लेकिन यूक्रेन की तरफ उस करार की कुछ, जिसको हम इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं, वो कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद पुतिन को बहुत उलझाया, और ऐसे उलझा तो वो तभी भी, यदि मैं पुतिन का सलाहकार था, मैं उनको बोलता था शांति से रहो, आप हल्ला मत करो। लेकिन उनको इतना उलझा और कहीं तो उनका संयम गया और उन्होंने 22 पे हमला किया। अच्छा, 22 के 24 फरवरी को उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया। उसके बाद एक महीने के अंदर, यानी कि 15-20 मार्च 22 को रशिया और यूक्रेन में शांति वार्ता हो गई। ये तो आपके मीडिया ने कभी लाया ही नहीं सामने। शांति वार्ता हो गई और ये युद्ध खत्म करने का निर्णय भी ले लिया उन्होंने। तब तक कुछ 5-10 हजार सोल्जर्स, सैनिक मर गए थे, यानी कि जो भी नुकसान हुआ था वो बहुत लिमिटेड था। तो उन्होंने उसके ऊपर ज़ेलेंस्की के जो दूत थे, उन्होंने स्वाक्षरी, हम मराठी में बोलते हैं, हिंदी में सिग्नेचर, वो की।
तो उसके ऊपर रशिया के प्रतिनिधि की सिग्नेचर है, उसके ऊपर यूक्रेन के प्रतिनिधि की सिग्नेचर है, और उसके बाद 9 अप्रैल 2022 पुतिन और ज़ेलेंस्की मिलकर एक शांति करार फाइनल करने वाले थे। उसी के पहले तब जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, वो कीव गए और उन्होंने ज़ेलेंस्की के ऊपर दबाव डाला। क्या दबाव डाला मुझे मालूम नहीं, लेकिन कुछ तो दबाव डाला, और ज़ेलेंस्की ने कहा नहीं, हमने शांति करार पे सही किए, तभी भी हमको नहीं करना है, हमको युद्ध शुरू करना है, और ये युद्ध अभी तक चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जो आपको ऊपर दिखता है और जो पीछे चल रहा है उसमें बहुत फर्क है। यकीनन बहुत फर्क है। जिस तरह से सर ने बताया, हम आज तक यही समझते रहे कि ट्रम्प सुबह उठते हैं और इस तरह के फैसले ले लेते हैं कि युद्ध करना है, किसी पे हमला करना है, अटैक करना है, कभी टैरिफ लगा देना। लेकिन सर ने एक बहुत बड़ी इंसाइट हमें दी है कि ये दरअसल बहुत सोची समझी रणनीति होती है और अमेरिका केवल और केवल अपने फ़ायदे की सोचता है। और एक बड़ी चीज़ ये सर ने हमें बताई है आज कि यूक्रेन और रशिया में 2020 में ही समझौता हो गया था, बावजूद इसके 2022 में उसके बावजूद भी कुछ ऐसा होता है यूरोपीय कंट्रीज़ के दबाव में कि ये लड़ाई अब तक चलती है। बात वही कि जो दिखता है वो नहीं, हकीकत यही कि अपने फ़ायदे नुकसान की बात हमेशा चलती है और उसके तहत इंसानियत कहीं ना कहीं मात खाती है। लेकिन सर एक बात ये कि जब ह्यूमैनिटी नहीं बचेगी, आपने एक बहुत शानदार किताब लिखी, वर्ल्ड विदाउट वार, ए वर्ल्ड विदाउट वार, तो ऐसा संभव है कि बगैर युद्ध के इस दुनिया को देखा जा सके? बड़ा चुनौतीपूर्ण नहीं है ये? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक दूसरे के स्वार्थ, एक दूसरे के जो उद्देश्य हैं, एक दूसरे के जो फ़ायदे नुकसान की बात है, वो सबसे ज़्यादा सबकी प्रायोरिटी पर है। वहाँ ह्यूमैनिटी या ये आपस में एक वैश्विक ग्लोबल विलेज की बात तो है ही नहीं। नहीं सोलंकी जी, मैं आपको कोई नंबर्स देता हूँ जी, उसके बाद आप ही सोचिए कि दुनिया को वर्ल्ड विदाउट वॉर चाहिए या वर्ल्ड फुल ऑफ वॉर चाहिए जी। क्योंकि आप तो, हम सब लोग, यानी कि आप अकेले नहीं, हम सब लोग ऊपर से देखते हैं, या यूक्रेन में युद्ध चालू है, वहाँ ईरान में है, या पाकिस्तान हमको धमकी दे रहा है, तो दहशतवाद कर रहा है। लेकिन फैक्ट्स ये है ना, कुछ नंबर देता हूँ। दुनिया में 193 देश हैं, 193। उसी में से 23 देश ऐसे हैं जिनके पास संरक्षण मंत्रालय नहीं, मिलिट्री नहीं, आर्मी नहीं, उनके पास कुछ नहीं है। 23 लोगों ने युद्ध और मिलिट्री और डिफेंस इसको बिल्कुल करके रिनाउंस किया, छोड़ दिया है। 23 देश है। 123 दोस्त ऐसे हैं जी कि जिन्होंने परमाणु अस्त्र को इनकार कर दिया बिल्कुल, उसके ऊपर जो भी लीगल स्टेप्स हैं उन्होंने ले लिया है। और 150 देश ऐसे हैं कि जिन्होंने मिलिट्री एक्सपेंडिचर उनका है, लेकिन वो 2-3 अरब डॉलर करते हैं, उसके जाके नहीं। तो यानी कि 193 जो देश है उसमें से 150 देशों को युद्ध नहीं चाहिए। और ये कोई वो फिलॉसफी या तत्वज्ञान नहीं बना रहे, उनकी सरकार की नीति ऐसी है। 23 लोगों ने तो वो, उनके पास संरक्षण मंत्री नाम का पोजीशन ही नहीं है उनके पास, और मिलिट्री भी नहीं है उनके पास। ऐसे 23 देश है दुनिया में, उसमें से कोई महत्वपूर्ण देश भी है, यानी कि अंडोरा जो यूरोप में है, उसके आसपास में फ्रांस और स्पेन जैसे युद्धखोर देश हैं, पनामा, जिसके ऊपर पनामा कनाल जाते हैं, पनामा में बिल्कुल ये नहीं है, मिलिट्री नहीं है उनके पास। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे, तो यानी कि बहुत सारे लोगों को, देशों को, 125 देशों को, 150 देशों को युद्ध नहीं चाहिए। रह गए 30-40 दो। इसी में से भी बहुत सारे देश ऐसे हैं कि उनको युद्ध वो खुद करना नहीं चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई जो बाहर की जो शक्ति है वो ऐसी सिचुएशन करती है कि उनके ऊपर कोई इलाज नहीं रहता। तो ये है, तो ये तो एक राजकीय स्थिति हो गई। दूसरी, अपना जो दुनिया का व्यवहार होता है उसमें मैं तत्वज्ञान को भी बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं। तो एक जो हमको दुनिया में जो लड़ाई दिखती है वो हमको सिर्फ राजकीय लड़ाई दिखती है और आर्थिक लड़ाई दिखती है, लेकिन इससे गहरी जो लड़ाई है वो तात्विक लड़ाई है। तो अभी भारत का तत्वज्ञान क्या कहता है? वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि सारी दुनिया एक कुटुंब है।
लेकिन ये सिर्फ हमारा तो ये तत्वज्ञान है ही, लेकिन अफ्रीका में भी ये तत्वज्ञान है। उसको उबुंटू कहते हैं, उसका मतलब यही है, वसुदेव कुटुंबकम। और जापान में भी तत्वज्ञान है, चिक्यू मुंजो कुशुगी, उसका भी मतलब यही है। हम बोलते हैं कि दुनिया एक फैमिली है, वो दुनिया एक नेशन है। तो यानी कि जो पूर्वी के देश हैं वहाँ के जो तत्वज्ञान है, तात्विक उनके जो विचार है, वहाँ ऐसे है कि हम सब मिलके संभल के कुछ भी रास्ता निकालना चाहिए। अच्छा, अपने घर में भी झगड़े होते हैं, आपके भी कभी आपके भाई के साथ, वाइफ के साथ कभी कभी झगड़े होते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन उसको हम बैठ के सुलझाते हैं। उसी की तरफ देशों देशों में भी बैठ के सुलझाना चाहिए। अभी प्रॉब्लम ये है कि ये जो कुछ देश हैं उनको तो सिर्फ युद्ध करके ही उनको रहना है। अभी पिछले हफ्ते में, एक हफ्ता पहले, सारी दुनिया के इतिहास में पिछले 100 साल में सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई, सबसे महत्वपूर्ण पिछले 100 साल की, और हमारे मीडिया में उसके बारे में एक शब्द भी नहीं है। मैं आपको बताता हूं जी। पिछले गुरुवार को डोनाल्ड ट्रंप ने एक मेमो निकाल के ऐसा निर्णय लिया और सबको बताया, उनके जो कैबिनेट में जो उनके सहकारी हैं उनको, कि 1 साल के अंदर उनका अभी का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो 1000 बिलियन डॉलर्स, बिलियन को अब्ज डॉलर्स है अभी, उसको एक रात में वो बढ़ा के 1500 बिलियन डॉलर करेंगे। यानी कि 50% उसमें रक्षा बजट अपना बढ़ाएंगे, रक्षा बजट वो 50% बनाएंगे। अभी आपको लगता है ये, आप संदीप जी कुछ आप आंकड़े दे रहे हैं, उसमें क्या इंपॉर्टेंस है? उसमें ये इंपॉर्टेंस है कि पिछले 100 साल में अमेरिका ने 50% रक्षा बजट बदलने का निर्णय सिर्फ 2 ही बार लिया था, दूसरे महायुद्ध में और कोरिया के युद्ध में 1950 यानी कि 1950 साल में। उसके बाद ये पहली बार ये हो रहा है। आपके पहचान में ना भारत के लश्कर के बहुत सारे अधिकारी या निवृत्त अधिकारी होंगे, आप किसी को भी पूछिए कि जब एक देश रातों रात 50% रक्षा बजट बनाने का निर्णय लेता है, उसका मतलब क्या है, इसके पीछे उसकी सोच क्या है, आप किसी को भी पूछ लीजिए संरक्षण मंत्रालय की, एक रात। अच्छा, दूसरी, ये जो बजट बनाने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं एक रात में, उसमें सारा का सारा पैसा वो एआई पे लगाना चाहते हैं। तो यानी कि एआई को मिलिट्री में उन्होंने लाया तो है ही पहले से, लेकिन अभी उसको बिल्कुल क्या बोलते हैं एक जिनसी कर देंगे वो एआई और अमेरिकन मिलिट्री। तो ऐसे सारे लोग हैं वो जो इतना खर्चा कर रहे हैं, और उनके लिए उनको रॉ मटेरियल चाहिए, बहुत सारे चाहिए, तो युद्ध कराते हैं, जरूरत हो या नहीं। तो आप कह रहे हैं कि एआई का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहेगा आगे, जो युद्ध होंगे, जो लड़ाइयाँ होंगी। युद्ध में तो रहेगा, दहशतवाद में भी रहेगा जी, बहुत बड़ा रोल रहेगा एआई के। जब हम एआई की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कि एआई यानी कि क्या बोलते हैं, चैट जीपीटी या ग्रॉक या वो जेमिनी वगैरह, इसको हम एआई समझते हैं। वो जो एआई में हम लोग सभी यही समझते हैं कि ये एआई में तो ये बिल्कुल छोटी चीज है जी। इसको नॉमिनली एआई है, लेकिन मैं तो उसको एआई मानता ही नहीं। जो हम एआई के जो स्टूडेंट हैं, जो इसके ऊपर जो लोग हम अभ्यास कर रहे हैं जी, हम इसको एआई मानते हैं, यानी कि तांत्रिक दृष्टि से वो एआई है, लेकिन ये क्या, आप ये छोटी वाली चीज है, उसको इसके ऊपर कुछ देखने की जरूरत नहीं है, उसमें कुछ नहीं। एआई किसको बोलते हैं? एआई यानी कि जो एडवांस्ड एआई जो है, यानी कि उसकी एक मिसाल है अल्फाफोल्ड 3 जी। अल्फाफोल्ड 3 से आपके हमारे शरीर में जो प्रोटीन्स होती है ना, उसका वो प्रेडिक्शन कर सकता है। दुनिया में 8 अब्ज लोग हैं, किसी के भी प्रोटीन का वो प्रेडिक्शन कर सकता है। वो जैविक शास्त्र के नए रूल्स यानी कि नए नियम बनाएगा। तो वो जो एडवांस एआई है उसमें जैविक शास्त्र, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, इसके नए नियम बनाने की कोशिश चल रही है। और अमेरिका का एआई और चीन का एआई ये नया विज्ञान ढूंढने के पीछे है, उसको इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये एक है। दूसरा जो उनका एआई का अंग है वो राष्ट्रीय सुरक्षा और जागतिक सुरक्षा, इसके पीछे है। अमेरिका की बहुत सारी एआई कंपनी हैं, वो अमेरिकन जो मिलिट्री है, जो उनका लश्कर है, उसको बिल्कुल इंटीग्रेटेड है।
यानी कि अमेरिकन लश्कर, उसकी सेना का जो भी कारोबार वो एआई कंपनी चलाती है। चीन में आजकल जो सोल्जर्स होते हैं यानी कि सैनिक होते हैं, उनकी नौकरी जा रही है। तो आपको लगेगा कि चीन तो कमजोर हो रहा है, अब चीन डिफेंस आर्मी कम हो रही है। लेकिन उनको वो कम कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में वो एआई स्पेशलिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर को रिक्रूट कर रहे हैं चीनी की आर्मी। तो अभी जो इसके ऊपर जो युद्ध होगा, यह तंत्रज्ञान का युद्ध होगा, एआई का युद्ध होगा। अभी एआई में जो नया एआई जो आ रहा है, आज भी है और आ रहा है, कल ये जो इंडिया एआई गैम्बिट जी दिखाइए, इसका ये जो अहवाल हमने लिखा है, कल इसका क्या बोलते हैं रिलीज हो गया था दिल्ली में। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रीय सुरक्षा की जो सलाहकार समिति है, उसके जो प्रमुख है आलोक जोशी जी, उन्होंने इसका रिलीज किया। और इसका होस्टिंग जो किया वो एम्बेसडर पंकज सरन है, जो प्रधानमंत्री जी के एक नेशनल सिक्योरिटी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के डेप्यूटी एडवाइजर है। हाँ, उन्होंने होस्ट किया। तो आप कहेंगे आपका रिपोर्ट एआई पे है, तो आप राष्ट्रीय सुरक्षा के सुरक्षा समिति के अधिकारी क्यों आए इसमें? और बहुत सारे इंडियन मिलिट्री के लोग बैठे थे वहां कल, बहुत सारे, आधे लोग मिलिट्री और राष्ट्रीय। तो आप बोलेंगे एआई के रिपोर्ट पे इंडियन मिलिट्री और राष्ट्रीय सुरक्षा के अधिकारी ज्यादा क्यों? बिल्कुल क्यों आए? क्योंकि जो अब आया एआई आ रहा है, उसका हमारे राष्ट्रीय सुरक्षिता से बहुत गहरा संबंध है। उसमें एक ऐसा मॉडल पहले ही आ चुका है कि वो मॉडल किसी भी टेररिस्ट को, किसी भी दहशतवाद को बायोलॉजिकल यानी कि जैविक या रासायनिक वेपन, शस्त्र करने में मदद कर सकता है। तो ये जब लोगों के सामने आया कि ऐसा ऐसा एआई का मॉडल है और वो ऐसे कर सकता है, तो इसके खिलाफ देश में बहुत सारे लोगों ने आवाज ऊंची की। और उसके बाद उन कंपनी के ऊपर प्रेशर आया और उन्होंने कुछ टेक्निकल ऐसे कुछ मेजरमेंट्स या ऐसे कुछ किया, उससे अभी वो बाहर नहीं आएगा। लेकिन मैं तो है तो मॉडल में, वो टेक्नोलॉजी तो है। बिल्कुल। अभी यहीं कोई दिल्ली में या मुंबई में कोई दहशतवादी बैठा हो, वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता अभी। लेकिन किसी देश की कोई शक्ति हो या कोई गुप्तचर संगठन हो, उसको आपको नुकसान पहुंचना है, तो वो सोर्स कोड उसको दे सकता है टेररिस्ट को। और इसके बाद टेररिस्ट को वो कश्मीर के पहाड़िया और जंगल से आने की जरूरत नहीं है, वो इधर ही बैठेगा और वो सिर्फ एआई का यूज करके वो अब तक के जो टेररिस्टों को जो करते थे, क्या बोलते हैं, AK-47 या बॉम्ब या हैंड ग्रेनेड, अभी तो बायोलॉजिकल इससे भी बड़ा नुकसान पहुंच सकते हैं। तो ऐसे वाली जो एआई, इसको बिल्कुल बंद करना चाहिए। और हमको ये देखना चाहिए कि बाहर से जो एआई मॉडल्स आ रहे हैं, उसके ऊपर उनको, मैं तो फ्री ट्रेड के फेवर में हूं और फ्री इन्वेस्टमेंट के फेवर में हूं, लेकिन जब राष्ट्रीय सुरक्षितता का संबंध है तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो ऐसे मॉडल्स को मैंने तो कहा कल एक रिलीज में कि इसके बाद सब एआई मॉडल्स को नेशनल सिक्योरिटी क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। जब ऐसे हमको खातरी होगी कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं होना चाहिए। दूसरी ऐसे कुछ मॉडल है, उसको अंग्रेजी में ऑटोमेटिक एस्केलेशन कहते हैं। इसका हिंदी भाषांतर करना कठिन है, लेकिन संक्षिप्त में बता दूं कि ऐसे कुछ एआई मॉडल्स है जो और कुछ सालों के बाद खुद के ऊपर अपना ही नियंत्रण रखेंगे। वो एआई खुद ही बढ़ता जाएगा। जो वो उसके ऊपर बहुत सारी फिल्में दिखाते हैं, दिखा दिया, जैसे कि हाउस ऑफ डायनामिट दिखाया अभी। हाँ, उसमें थोड़ा ड्रामेटिक करते हैं साइंस फिक्शन में, लेकिन उस दिशा में ये जा रहे हैं। और उसकी लैबोरेटरी टेस्टिंग हुई है और लैबोरेटरी टेस्टिंग में कंफर्म हुआ है। तो पिछले गुरुवार को, यानी कि 7-8 जनवरी को, ब्रिटेन का जो संसद है, उसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि जो अपर हाउस है, उन्होंने एआई से जो ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षिता को जो धोखा है, सिर्फ उसी के ऊपर चर्चा सत्र किया था। सिर्फ उसी के ऊपर, यानी कि एआई के फायदे क्या हैं, उससे खेती कैसी बढ़ेगी, हॉस्पिटल में कैसी मदद होगी, उसको नहीं, सिर्फ क्योंकि देखिए, भारत हो या ब्रिटेन हो या अमेरिका हो या चीन हो, किसी भी देश हो, राष्ट्रीय सुरक्षा तो पहले है ना। या राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं है तो आप बाकी
तरक्की करके क्या करेंगे? हाँ, अगर हम हाँ, सुरक्षित ही नहीं है तो फिर हाँ, कोई फायदा नहीं किसी तो भी मेरा चीज का। कहना है ऐसे कि एआई के ऐसे कुछ मॉडल्स आ रहे हैं, अभी उसमें से कोई मॉडल्स अभी तक बिल्कुल क्या बोलते हैं, परिपक्व नहीं हुए हैं, लेकिन एक बार वो परिपक्व हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो वो होने के पहले ही हमने ऐसी कुछ उपाय योजना करनी चाहिए कि कोई भी, वो भारत का हो इंजीनियर डेवलप करने वाला, या हम बाहर से उसको आयात करने वाला, कोई भी हो, जो एआई की जो हर रोज की जो मॉडल्स रहते होते हैं छोटी वाली, उसके लिए कुछ जरूरत नहीं, उसके कुछ डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो कोई जो एआई की मॉडल्स का जो एक लेवल के से आगे हैं, उसका राष्ट्रीय सुरक्षितता और इवन मैं तो कहता हूं मानवीय सुरक्षितता, हाँ, इस हिसाब से उसका असेसमेंट करके ही, यदि वो सुरक्षित नहीं है तो उसको बिल्कुल एंट्री ना दी जाए, उसको क्लियरेंस। और मैं आपको एक छोटी बात बताता हूँ, आप बोलेंगे हिंदुस्तान कैसे करेगा, हमारे पास इन्वेस्टमेंट की हमें जरूरत है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है, ये बड़े वाले देश है, बड़े वाले कंपनी हमको ऊपर दबाव डाले। हाँ, ये हमसे बहुत आगे हैं। हाँ, वो तो दबाव डाले, आप ऐसे कहेंगे, ऐसे लोग कहते हैं। जब मैं उनको कहता हूँ कि हम उनके ऊपर ऐसे निर्बंध लाए, तो वो बोलते हैं अरे वो तो आपकी बात तो तत्वता तो ठीक है, लेकिन प्रत्यक्ष व्यवहार में उसको कैसे उतरा है। तो इसके लिए मेरे पास एक छोटा सा जवाब है। एक अफ्रीका में अंगोला नाम का देश है जी, उसकी आबादी सिर्फ 4 कोटी है, और इसके ऊपर कोई आर्थिक सामर्थ्य नहीं है, कुछ नहीं है। वो सारी दुनिया पे यानी कि समझो कि हमारा कोई भी भारत का कोई एक छोटा सा स्टेट, थोड़ा सा मागास वाला डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, उसके ऊपर ये अंगोला देश है। यह अंगोला देश के संसद में एआई के ऊपर चर्चा हुई, सुरक्षितता लेके, यानी कि उनके खुद के पास एआई नहीं है, लेकिन बाहर से तो आता है। और उनके संसद ने ऐसा कायदा, यानी कि नियम उन्होंने ये क्या पास किया कि अंगोला का किसी भी नागरिक को दुनिया में कभी भी, यानी कि वो ट्रिप के लिए कहीं गए हो, एआई की वजह से उसके सुरक्षितता पे कुछ भी नुकसान हुए तो वह एआई के कंपनी को जवाबदार रखेगा और उसके खिलाफ अंगोला का देश केस करेगा। क्या बात है। अभी ये छोटा सा देश, उसकी 4 कोटी आबादी, कुछ पैसा नहीं है, टेक्निक नहीं है, ये सब बड़ी वाली एआर कंपनी को आंख दिखाता है, आंखें नहीं दिखाता है, क्लेम आता है। गंभीरता से इतनी सीरियस है इस बात को। हमारे पास तो लगभग मैं कहता हूँ 80 तो 90 कोटी कस्टमर्स है। ये हमारी बहुत बड़ी पावर है ना। भले तंत्रज्ञान में हम थोड़े पीछे हैं, लेकिन जब आप 90 कोटी कस्टमर देते हैं, उनको ग्राहक देते हैं, और हमारे बहुत सारे लोग ये एआई कंपनी के लिए यहाँ से डेटा टोकनाइजेशन ये काम करते हैं, लेबलिंग का काम करते हैं, तो हमारी जो कमतरतियां वो एक जगह रही है, लेकिन हमारे पास कोई बार्गेनिंग स्ट्रेंथ भी है ना, उसको हम क्यों नहीं देखें। बिल्कुल, तो उसको देख के हमने ऐसा बनाना चाहिए कि आप बाकी कुछ करो। मेरा कहना है कि आप बिल्कुल डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए कोई निर्बंध लाना नहीं चाहिए, लेकिन और सारे एआई पे बिल्कुल निर्बंध नहीं लेना चाहिए। जितना हमें फायदा होगा, हमारे खेतों का फायदा होगा, हमारे हॉस्पिटल्स को फायदा होगा, हमारे स्टूडेंट्स को फायदा होगा, वो सब फायदा हमने करना चाहिए। लेकिन सारे एआई नहीं, लेकिन उनके जो खास जो मॉडल्स है, जो सारे मानव को, राष्ट्र तो उसके आगे जाके सारे मानव को कंट्रोल करना चाहता है और दहशतवाद को स्ट्रेंथन करना चाहता है, मिलिट्री में जाके मिलिट्री को इंटरफेरेंस करता है, ऐसे एआई से आप सावधान रखिए और उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, इसके बारे में कुछ ना कुछ हमारे वहाँ बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, उन्होंने साथ में बैठ के कुछ तो उसके ऊपर सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो आपको लगता है कि जिस तरह से बात हुई इंडियाज एआई गैम्बिट में, क्या इस बात को अब गंभीरता से लिए जाने लगा है कि एआई हमारे लिए फ़ायदे का नहीं, नुकसान का भी सौदा हो सकता है, हमें सावधान रहना चाहिए? दूसरी बड़ी चीज़, जो टेक्नोलॉजी जिस तरह से आ रही है, या जिस तरह से और देश हमसे आगे हैं, उस लिहाज से उस दिशा में हमें काम करना चाहिए अपने को एआई या तकनीकी तौर पर मजबूत बनाने के लिए। इसको सरकार गंभीरता से ले रही है? एक तो मैं कहूँगा कि एआई फायदे का नहीं, ऐसे नहीं कहूँगा, ज़्यादा तक फायदे का है, लेकिन जो छोटा हिस्सा उसका जो डिफेंस और टेररिज्म और जो ऑटोमेटिक एस्केलेशन, यानी कि जो स्वयं निर्मित ऐसे जो कुछ चीजें हैं, उससे हमने सावधान रहना होगा। अभी इसी के ऊपर कल इंडिया एआई गैम्बिट ये एक
ये कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ी चर्चा हुई, लेकिन उसके ऊपर अभी सरकार क्या करेगी ये तो वो पब्लिकली तो नहीं कहेगी। अभी तो उनको शांतिपूर्ण, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला है जी, तो इसके ऊपर मेरी 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 ही आशा है कि वो इसको सीरियसली ले लेगी, वो ले लेंगी। उसके ऊपर क्या करेगी वो मुझे तो नहीं बताएंगी, और मेरा वो अधिकार भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि सरकार का हमने रवैया भी देखा है, नीतियां भी देखी हैं, देश की सुरक्षा को लेकर ये कंप्रोमाइज बहुत होना नहीं चाहिए। अभी कब क्या होता है कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स, कुछ अधिकारी, उनको जानकारी भी नहीं होती कि ऐसे ऐसे, क्योंकि ये एआई का तंत्रज्ञान है वो इतने जोर से चल रहा है, उनका तो काम वो नहीं है, उनका तो काम सरकार चलाना है। तो हर को, इसलिए हमारे जैसे जो एक्सपर्ट है उनके पास ज़्यादा टाइम है, वो हम रिसर्च करके ये जो फैक्ट्स है वो सबके सामने लाते हैं। अभी उसके ऊपर क्या करना है, कैसे करना है, ये तो अधिकार सरकार का है, और वो सारा अधिकार उनको पब्लिक के सामने लाने की भी जरूरत नहीं है, यानी कि ऐसे सेंसिटिव मान। तो मेरी आशा है कि वो जो एआई के जो धोखादायक मॉडल्स है उसको वो सीरियसली लेंगे और उसको बैन करेंगे, और बहुत केयरफुली बहुत आगे जाएंगे, ये मेरी आशा है जी। एक और मिथ रहता है एआई को लेके, बहुत सारी चीज़ें जिस तरह से इन्वेंशन हो रही हैं, बायोकेमिस्ट्री का आपने जिक्र किया, क्वांटम फिजिक्स और बहुत सारी चीज़ों को, जीन को, ये सारी चीज़ों में मिला के एआई का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। ये बातें आती हैं कि एआई कल को इस तरह की स्थिति भी बना देगा कि आदमी एज्ड ही नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति की मृत्यु ही नहीं हो, मौत ही ना हो। तो इस तरह के मिथ भी होते हैं और पूरे देश दुनिया में ये चल रहा है। इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, ये तो बिल्कुल साइंस फिक्शन जो बोलते हैं, एक कल्पना विलास है ये। एक तो बात है कि आप एक बार दुनिया को दूर रखेंगे, भारत की ओर देखेंगे। जब 1950, 1960 साल में जब हमारा देश यानी कि एज अ मॉडर्न नेशन नया था, भारत तो पुराना देश है लेकिन एक एज अ मॉडर्न नेशन, एक रिपब्लिक करके नया, तब एवरेज जो हमारी लाइफ थी वो यानी कि 50-60 साल तक थी, और बहुत सारे रिटायरमेंट में, गवर्नमेंट में रिटायरमेंट का एज 50 था तब। अब आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं कि 75-80 साल तक जीते, यानी कि वैसे भी आयुमान बढ़ा है। 1950 से लेके 2030 तक आयुमान बढ़ा। तो वैसे तो जैसे नए नए विज्ञान में जैसे नए नए खोज निकलते हैं, नई नई मेडिसिन आती है, नई नई दवा, तो वैसे तो वो प्रगति होती रहती है। वो तो ऑटोमेटिकली उसमें एआई का थोड़ा फार कंट्रीब्यूशन रहेगा, उसके पीछे कुछ नहीं। तो यदि आजकल आयुमान 80 हो तो 100 तक जा सकता है, और कुछ सालों में 120 तक तो जाएगा, लेकिन ऐसे डेथ से आपको छूटा सकता, उससे आपका कहते हैं कि अब आगे बुजुर्ग ही नहीं होंगे लोग, जैसे जवान है वैसे ही रहेंगे, एआई कुछ ऐसा करामात करने जा रहा है। नहीं, वैसे आपने क्या बोलते हैं, आपकी स्पिरिट में आप तो हमेशा जवान रह सकते हैं, लेकिन जो आपकी बॉडी है, जो आपका शरीर है, उसमें आपको कोई चांस नहीं है। तो ऑन द कंट्री मुझे ये लगता है कि जो बड़े देश हैं, यानी कि खास करके अमेरिका, चीन, रशिया और फ्रांस और ब्रिटेन, ये 5, इन देशों में मुझे सबसे बड़ा ये डर लगता है कि उनकी जो न्यूक्लियर वेपन्स की जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बोलते हैं जी, उसमें वो एआई का यूज कर रहे हैं। उसमें से ये हो सकता है कि गलती से परमाणु युद्ध हो सकता है, और उसमें से आयु बढ़ाने की बात छोड़ रहा, दुनिया के सारे लोगों की मौत भी हो सकती है। क्यों? कोई चाहता है इसलिए नहीं। यदि वो एआई को धीरे धीरे उनके न्यूक्लियर वेपन्स के सिस्टम में वो लाएंगे ज़्यादा, और उन्होंने शुरुआत की है लाने की, तो ये बहुत बड़ा धोखा है कि एआई का यूज होके कहीं मिस कैलकुलेशन, यानी कि गलती से, और ये मेरा कहना नहीं है जी, मेरा इसमें कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, ये दुनिया के सब साइंटिस्ट कह रहे हैं, और यूएन के महासचिव अंतोनियो गुतेरेस वो कह रहे हैं। तो जब हर एक साइंटिस्ट ये कर रहा है तो उसमें कुछ तो यानी कि जिन्हों को नोबेल प्राइज मिला है, ट्यूरिंग प्राइज मिला है, ऐसे सारे साइंटिस्ट कर रहे हैं। यानी कि कोई यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर वो कहता है तो मैं
कहता हूँ उसका शायद उसके अभ्यास में कोई कमी होगी। लेकिन सारे नोबेल प्राइज पुरस्कर्ता जो वैज्ञानिक कह रहे हैं, सारे ट्यूरिंग प्राइज पुरस्कर्ता जो मैथमेटिशियन वो कर रहे हैं, तो सारे के सारे जब कर रहे हैं तो उसमें कुछ तो सच्चाई, कुछ तो सच्चाई होगी, कुछ तो रिस्क होगी। और आपने एक बात और कही कि ऑटोमेटिक एस्केलेशन, हाँ, और वो अगर इस तरह की स्थिति बनी, हाँ, और वहाँ जो आप न्यूक्लियर वेपन अगर उनके हाँ, हाथ उसी में में आते ये तो इसका ऑटोमेटिक एस्केलेशन वाले एआई को यूज करेंगे तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो आपने कहा कि क्या मनुष्य डेथ से छुटकारा पाएगा क्या? मैं आपको कह रहा हूं कि शायद एआई के गलती से धरती के ऊपर जो सारे मनुष्य वो सारे के एक साथ में डेथ हो जाएगी। तो ये एआई हो जाएगी, ऐसी नहीं हो सकती है सेल्फ डिस्ट्रक्शन एक बटन बना लिया है एआई के तौर पर। देखिए सर ने, संदीप वासलेकर जी ने पूरी तरह से देश को नहीं दुनिया को चेताया है कि एआई यकीनी तौर पर हम जो मान के चल रहे हैं कि हमारे लिए इतना मददगार है कि अच्छे स्क्रिप्ट लिख दे, अच्छे फोटो बना दे, इसके अलावा बड़ी चीज़ ये है कि एआई का बड़ा जो इस्तेमाल है वो डिफेंस के लिए कुछ कंट्री कर रहे हैं, और जो उनके लिए घातक ना हो लेकिन पूरी दुनिया के लिए घातक हो सकता है। ये पहली चुनौती दी है, पूरी तरह से दुनिया को बताया है। और दूसरा, देश के लिए भी ये सावधान होने की आवश्यकता है कि अब एआई जिस तरह से देश में एंट्री करे उसको यकीनी तौर पर पूरी तरह से जांचा परखा जाए, क्योंकि अगर हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा देश सुरक्षित रहेगा, तभी विकास का मतलब है, तभी स्कीम्स का मतलब है, तभी हमारे जिंदा होना ज़रूरी है। तो ये सर ने बहुत सारी चुनौतियों को इस कार्यक्रम में, इस बातचीत में रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा। और आप कहते हैं कि आपकी हिंदी अच्छी नहीं है, आपने मुझसे अच्छी हिंदी बोली है, क्योंकि मैं तो उर्दू के शब्द भी इस्तेमाल कर रहा था, पर आप केवल शुद्ध हिंदी बोल रहे थे। पहली बार मैं हिंदी में बहुत अच्छा लगा तो आपका। और यकीनी तौर पर दर्शकों को भी ये बहुत एक इस तरह की जानकारी मिलेगी, जो बहुत सारे मिथ एआई को लेकर हैं और दुनिया में जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसमें हमारी और दुनिया की स्थिति क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद तो आपको कि मैंने आपने मुझे हिंदी में आपके दर्शकों के साथ आपने सामने आने का एक आपने संधि दी, एक अपॉर्चुनिटी दे दी। एक ही बात बताना, यदि आपको आपके दर्शकों इस बारे में ज़्यादा कुछ जानना चाहता है तो मेरी जो बुक है वर्ल्ड विदाउट वॉर, वो अमेजोन में मिलती है, वो पढ़ेंगे तो उनमें सारी दुनिया में क्या चल रहा है, आर्म्स रेस कैसी चल रही है, इसके हिस्टोरिकल फैक्टर का, टेक्नोलॉजी, सारी की जानकारी उनको मिल सकती है उसमें। नहीं, आपने ये मुझे ऐसा लग रहा था जब बुक के बारे में थोड़ा पढ़ा कि ऐसा संभव ही नहीं है अब जिस तरह के हालात हैं, लेकिन जिस तरह से आपने ये तथ्य दिए कि 193 देशों में से 150 तो 150 तो चाहते ही नहीं कि इस तरह की स्थिति बने। बहुत चंद लोग हैं जो अपने फायदे नुकसान के लिए इस दुनिया की बलि चढ़ा रहे हैं। बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।